में होगी। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी पेशेंट्स को सोरियासिस है सबको सोरियाटिक आर्थराइटिस हो। 7 to 20%, 7 to 20% ऑफ द पेशेंट ऑफ सोरियासिस। इनमें आगे चल के सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो डेवलप हो सकती है। और बेसिकली ये है क्या, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद सोरियासिस। अब ये जरूरी नहीं है कि जिसको सोरियासिस हो यानी स्किन मैनिफेस्टेशन हो सोरियासिस के, उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हो। यूजुअली जो है ना, जो इसका मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है जिनमें ये डिजीज डेवलप होती है वो 25 to 40 ईयर्स का एज ग्रुप है। 25 to 40 ये पीक एज है। पीक एज है 25 से 40 साल की जो है ये पीक एज है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसमें से जिनको हो रही है उसमें से अराउंड 70% पेशेंट्स को ऑलरेडी सोरियासिस हो रही होती है। प्री एग्जिस्टिंग सोरियासिस है इनको, है ना, पहले से सोरियासिस जिनको हुई है उसमें से एटलीस्ट 70% पेशेंट्स को सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने लिखा ना कि 7 to 20% सोरियाटिक पेशेंट्स हैं जिनमें सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप होती है। अब इन 7 to 20% में अब आइए, इनमें से जिनको सोरियाटिक आर्थराइटिस हो रही उसमें से 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी सोरियासिस थी उसके बाद सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हुई। अब जो कुछ 20% के करीब 20%, अराउंड 20% पेशेंट्स हैं जिनको बाद में सोरियासिस डेवलप होती है। यानी इनको क्या होता है, इनको पहले सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है, उसके बाद फिर सोरियासिस डेवलप होती है। एंड रिमेनिंग जो है अराउंड 10% तक इनको को एग्जिस्टिंग, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली जिनको हम कहते हैं, एक ही साथ सोरियासिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस दोनों का अटैक एक साथ होता है। 70% पेशेंट है जिनमें ऑलरेडी सोरियासिस हुई है उनको सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है। 20% में पहले सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है उसके बाद फिर 5-10 साल के बाद जाके उनको सोरियासिस होती है। एंड रिमेनिंग 10% है जिनमें सिंक्रोनसली यानी एक साथ साइमल्टेनियसली जिनको हम कहते हैं, एक साथ सोरियासिस भी और सोरियाटिक आर्थराइटिस दोनों होती है ना, अकेजनली एक साथ। ये इस तरीके का मैनिफेस्टेशन है यूजुअली। इसमें जो खास बात है और अदर आर्थराइटिस से, जब हम खास तौर से रूमेटाइड आर्थराइटिस से मान लीजिए कि 20% पेशेंट है जिनमें पहले सोरियाटिक आर्थराइटिस का अटैक आ गया, सोरियासिस का कोई मैनिफेस्टेशन ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम एक्सक्लूड करते हैं तो उसमें हम जो टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है रूमेटिज्म का, जैसे रूमेटिक फैक्टर है या एंटी सीसीपी है ना, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, ये दोनों के दोनों सोरियाटिक आर्थराइटिस में निगेटिव आते हैं। कभी भी ये पॉजिटिव इसमें नहीं मिल सकते हैं। तो यूजुअली दिस इज सीरो नेगेटिव फॉर रूमेटिक फैक्टर एंड एंटी सीसीपी। और इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद HLA-B27। अब क्यों HLA-B27 से एसोसिएट करती है, क्योंकि जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है ना, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत वास्ट है, कहीं एक जगह फिक्स इसका प्रेजेंटेशन नहीं है। पूरी बॉडी में ये कहीं भी प्रेजेंटेशन इसका हो सकता है आर्थराइटिस का। और स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है HLA-B27, HLA-B27 किस में पॉजिटिव आता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ना। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, वो एक फीचर है, एक स्पेसिफिक फीचर है किसका, सोरियाटिक आर्थराइटिस का। जब सैक्रोअलाइटिस होती है यानी सैक्रोइलियक जॉइंट जब इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे जब इन्फ्लामेशन होने लगता है, आर्थराइटिस डेवलप होती है, तो वो सैक्रोअलाइटिस यानी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। तो उसमें HLA-B27 पॉजिटिव है। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो गई जस्ट लाइक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसमें HLA-B27 जो है वो पॉजिटिव आता है। मेल और फीमेल का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है यानी डिजीज का इंसिडेंस है दोनों में बराबर का है, मेल एंड फीमेल हैव सेम इंसिडेंस, डिजीज का इंसिडेंस मेल और फीमेल। और पीक एज जो होती है, इसकी पीक एज जो होती है वो 25 to 40 ईयर्स की होती है। इसकी जो पीक एज है वो 25 से 40 साल की एज में ये डिजीज होती है, सोरियाटिक आर्थराइटिस। अब यूजुअली जो इसका प्रेजेंटेशन है, सबसे पहला आर्थराइटिस है, इन्फ्लामेटरी है, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन क्या होगा,
पेन। पेन एंड स्वेलिंग, है ना। जहां भी इन्फ्लामेशन होगा, वो जो कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के ना, वो तो आंख बंद करके याद रखिएगा। तो पेन एंड स्वेलिंग जो अफेक्टेड जॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है, पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। ठीक, ये तो हो गया। इसकी एक खास बात और है सोरिएटिक आर्थराइटिस की, हमने और दूसरी आर्थराइटिस पढ़ी, ठीक, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही थी, साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रही थी, साइनोवाइटिस डेवलप हो रही थी, है ना। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स, उसको भी अफेक्ट करती है। टेंडन्स, टेंडन्स में एक चीज आपने पढ़ी होगी, एकाइलिस टेंडन के बारे में, जो काफ मसल्स को, हील बोन जो होती है, हील बोन कौन सी है, टेलस, है ना, हील बोन से जो जाके जोड़ती है। एकाइलिस टेंडन बहुत स्पेसिफिक हालमार्क है एक तरीके से सोरियाटिक आर्थराइटिस का, कि उसमें एकाइलिस टेंडन जरूर इन्वॉल्व होता है। तो टेंडन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तो टेंडनाइटिस आप कह सकते हैं, और थोड़ा सा और क्लिनिकल नाम अगर हमने साइंटिफिक नाम दे, तो इसको हम कहते हैं एंथेसिस। एंथेसिस दैट मीन्स क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन्स। तो टेंडन्स को ये जरूर इन्वॉल्व करती है ना, टेंडन को ये जरूर इन्वॉल्व करती है। और इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, यूजुअली पांच तरीके से इसको, 5 टाइप्स इसकी बयान की गई है क्लिनिकल फीचर्स में, कि अलग अलग तरीके से इसका मैनिफेस्टेशन होता है क्लिनिकल फीचर्स में। पहला जो एसिमेट्रिकल इन्फ्लामेटरी ओलिगो आर्थराइटिस, मैंने बताया था कि मोनो आर्थराइटिस कब कहते हैं, ओलिगो आर्थराइटिस कब कहेंगे, और पॉली आर्थराइटिस कब कहेंगे। ओलिगो आर्थराइटिस क्या है, लेस देन 5 जॉइंट्स, जब 5 से कम जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, लेस देन 5 जॉइंट्स, इससे कम का इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है, दैट इज ओलिगोआर्थराइटिस। एसिमेट्रिकल इन्फ्लामेटरी, मतलब एसिमेट्री के साथ, ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिकल दोनों तरफ का एक साथ। हो सकता है कि एक जॉइंट हैंड का हो, एक फीट का हो, एक नी जॉइंट हो, इस तरीके से अलग अलग जॉइंट्स जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। और लेस देन 5 जॉइंट्स है, तो उसको हम कहेंगे ओलिगोआर्थराइटिस। 40% पेशेंट में इस तरीके का प्रेजेंटेशन इनिशियली जो है वो मिलता है, 40% पेशेंट में ये एसिमेट्रिकल ओलिगोआर्थराइटिस ये वाला प्रेजेंटेशन मिलता है। यूजुअली जो है बोन, साइनोवाइटिस, और जो पेरी आर्टिकुलर एरिया है, एडजेसेंट एरिया उसका है, उसमें इन्फ्लामेशन मिलता है। अब मान लीजिए, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है, उसको एक नाम दिया जाता है, अभी उसको बयान करेंगे, कि इसमें एक तो टेनोसाइनोवाइटिस होगी। टेनोसाइनोवाइटिस यानी जो टेंडन है, टेंडन जो जहां पे जाके इंसर्ट हो रहा है, उसका इन्फ्लामेशन होगा, टेनोसाइनोवाइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस डेवलप हो गई। और जो हैंड्स होते हैं, जो हैंड्स या फिंगर्स की जो डिजिट्स होती हैं, है ना, वो स्वेल कर जाती है, बहुत ज्यादा उनकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिससे एक स्पेसिफिक टाइप का अपीयरेंस आता है, जिसको हम कहते हैं सासेज डिजिट। सासेज क्या होता है, किसी को पता है सासेज किसे कहते हैं, सासेज डिजिट, या इसी को दूसरे उसमें हम कहते हैं डेक्टाइलाइटिस। डेक्टाइलाइटिस मोर कॉमनली जो ये कहाँ पे होता है सबसे कॉमन, हैंड और फीट्स में, हैंड्स और फीट्स की फिंगर्स में ये सासेज डिजिट आपको मिलेगी, कुछ इस तरीके से ना, जो डिजिट्स होती हैं वो एकदम स्वेल कर जाती हैं, इसको हम कहते हैं सासेज शेप डिजिट, है ना। सोरिएटिक आर्थराइटिस का ये एक हॉलमार्क फीचर है, खासतौर से एसिमेट्रिकल इन्फ्लामेटरी ओलिगो आर्थराइटिस का। डेक्टाइलाइटिस भी इसी को कहते हैं, हैंड और फीट्स में मोस्ट कॉमनली जो इनकी डिजिट्स होती हैं, जो फिंगर्स होती हैं, उसी में ये कॉमनली ये पाया जाता है ना। बाद में हो सकता है लार्जर जॉइंट्स जो हो, जो बड़े जॉइंट्स हैं, लाइक नी जॉइंट है या एंकल जॉइंट है, ये भी इन्वॉल्व हो। और अगर मान लीजिए नी जॉइंट या एंकल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें भी क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका इफ्यूजन होना ही होना है, और बहुत ज्यादा इफ्यूजन हो जाता है, और एकदम बहुत बड़ी स्वेलिंग आपको मिलेगी, लार्ज स्वेलिंग अराउंड द नी जॉइंट या एंकल जॉइंट, अगर लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये एसिमेट्रिकल इन्फ्लामेटरी ओलिगो आर्थराइटिस थी। दूसरी कंडीशन जो डेवलप होती है वो सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस। अब अगर मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए,
तो वो पॉलीआर्थराइटिस है। और सिमेट्रिकल का मतलब अब सिमेट्री के साथ होगा। राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड भी इन्वॉल्व होगा, है ना। और राइट फुट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट फुट भी इन्वॉल्व होगा। 25% पेशेंट्स में इस तरीके का प्रेजेंटेशन इनिशियल स्टेजेस में मिल सकता है, शुरुआत से ही। 25% पेशेंट में सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस ना। और मेनली जो ये सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है, फीमेल्स प्रीडोमिनेंट है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। अब क्योंकि सिमेट्री के साथ मिल रही है, तो इसका जो रिजेम्बलेंस होता है, किससे रिजेम्बल करेगी अगर सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है? Rheumatoid रूमेटाइड आर्थराइटिस से ना। बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट विद मॉर्निंग स्टिफनेस, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। यहाँ पे भी सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस मिले, फीमेल्स प्रीडोमिनेंस है, फीमेल्स में इस तरीके का अगर मिल रहा है, और एज ग्रुप भी लगभग वही है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस आ गई किससे, रूमेटाइड आर्थराइटिस से। फर्क कहाँ पे करेंगे अब किस तरीके का है? तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में एक चीज हमने बताई थी कि उसमें कौन सी डिजिट स्पेयर्ड रहती है, कौन सा जॉइंट? distal interphalangeal डीआईपी जो है वो स्पेयर्ड होता है ना रूमेटाइड आर्थराइटिस में। लेकिन सोरिएटिक आर्थराइटिस में डीआईपी इन्वॉल्व होता है, डीआईपी का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, सोरिएटिक आर्थराइटिस में। सोरिएटिक आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये क्लिनिकली डिफरेंशिएट करने की ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस में। यूजुअली फीमेल्स में होता है, दोनों तरफ कॉमन है, लेकिन वहां पे क्या था, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही थी आरए में। लेकिन सोरियाटिक आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो रही है ना। फिर आइए डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट आर्थराइटिस। हम्म, ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है। और ये भी, अब अगर ये मिल रहा है, डिस्टल सिर्फ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट आर्थराइटिस अगर मिल रही है, तो यूजुअली ये ज्यादातर जो ये मेल्स में मिलती है, ज्यादा कॉमन है मेल्स में इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट आर्थराइटिस इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। अब यूजुअली जो है, जो टारगेट फिंगर होती है, जो डीआईपी जॉइंट्स होता है या उसके सराउंडिंग का जो एरिया होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और साथ में नेल की डिस्ट्रॉफी पाई जाएगी। यानी नेल किस तरीके के हो जाएंगे, उसमें फिटिंग, है ना, रिजेस पड़ जाती हैं एक स्पेसिफिक कलर का, और जो उसका बेस होता है वहां से वो स्वेल कर जाते हैं नेल, है ना। तो नेल डिस्ट्रॉफी पाई जाएगी अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट आर्थराइटिस है। यूजुअली जो है ये कॉमन नहीं है, रेयर फॉर्म है। अब आइए सोरिएटिक स्पॉन्डिलाइटिस, यानी वही सैक्रोइलियक जॉइंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है, या दूसरा कोई भी जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें अगर डिजीज का प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। अब स्पॉन्डिलाइटिस में यूजुअली इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट। वैसे कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम में, मोस्ट कॉमन जो है वो सैक्रोइलियक जॉइंट है। और सैक्रोइलियक जॉइंट ही एक डिजीज में और कॉमन है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। इसीलिए दोनों में HLA-B27 जो है वो पॉजिटिव आता है ना। तो सोरिएटिक स्पॉन्डिलाइटिस ये भी बहुत कॉमन नहीं है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह इसमें भी क्लिनिकल फीचर पाए जाते हैं, लेकिन जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें फीचर्स जो है वो ज्यादा सीवियर होते हैं इन कंपैरिजन टू सोरिएटिक आर्थराइटिस। अब साथ में सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व है, और हो सकता है कि सोरियासिस का जो स्पेसिफिक स्किन मैनिफेस्टेशन है वो भी साथ में पाया जाए। अब एक सबसे खतरनाक टाइप की जो सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। इसमें जो है डिफॉर्मिटी होना पक्का है। इसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, खास तौर से जो टारगेट फिंगर्स है या टूज है, उनकी डिफॉर्मिटी हो जाती है। अराउंड 5% केसेस में आर्थराइटिस म्यूटिलेंस डेवलप होता है, 5% केसेस में इस तरीके से होता है। अब होता क्या है, जो खास तौर से जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना, तो जो लास्ट की बोन है फैलेंस का, जो एकदम डिस्टल बोन है, उसमें इरोजन होने लगता है, इरोज होने लगती है।
तो जो उसकी फिंगर्स है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। जैसे पेंसिल को हम लोग जब शार्प करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक अपीयरेंस मिलती है ना। ठीक। तो इसी तरीके से इसकी भी अपीयरेंस हो जाती है बोन की जब हम एक्सरे कराते हैं हैंड्स का, तो इसको हम कहते हैं टेलीस्कोप फिंगर। टेलीस्कोप फिंगर या पेंसिल इन कप अपीयरेंस। पेंसिल इन कप अपीयरेंस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, फिंगर्स का एक्सरे है। फिंगर्स के एक्सरे में यहाँ मिडिल फिंगर को देखिए, इस वाली फिंगर को, जो ये लास्ट की बोन है। देखिए पहले तो क्या इसका इरोजन हो रहा है, जैसे ही इसका इरोजन होगा तो इसके जो एडजेसेंट बोन है ना वो थोड़ा सा हालो हो जाएगी। थोड़ा सा हालो एक तरीके से जैसे कप का ये होता है, इसी में इस तरीके से उल्टा जस्ट अपोजिट टाइप का दिखता है। तो इसको हम कहते हैं कि पेंसिल इन द कप अपीयरेंस या टेलीस्कोप फिंगर्स। और ये पाई जाती है आर्थराइटिस म्यूटिलेंस में 5% केसेस में इस तरीके की आर्थराइटिस होती है। तो कुछ चीजें इसमें मिली, एक तो डेक्टाइलाइटिस। डेक्टाइलाइटिस जो है वो बहुत कॉमन, जिसको हम कहते हैं सासेज फिंगर्स। और टेलीस्कोप फिंगर या पेंसिल इन द कप अपीयरेंस ये भी मिलता है किसमें, सोरिएटिक आर्थराइटिस में। अब कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। नेल में क्या क्या चेंजेस होंगे। एक तो नेल में पिटिंग आ जाती है। नेल में पिटिंग या जिसको हम कहते हैं अनकाइलोसिस, नेल डिस्ट्राफी जो होने लगती है ना? इसमें बीच बीच में आप देखिए थोड़ा थोड़ा पिटिंग हो रही है। और कुछ नेल्स ऐसे होते हैं जिसमें बीच में रिजेस पड़ जाती हैं। रिजेस यानी गड्ढे पड़ जाते हैं। और छोटे छोटे पिटिंग होने लगती है नेल्स में, नेल डिस्ट्राफी होने लगती है। नेल जो है ना, जो बेस होता है वहां से उखड़ने लगते हैं नेल्स, यूजुअली सोरियाटिक आर्थराइटिस में, अगर सोरियासिस का इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके से तो नेल चेंजेस हो जाते हैं। फिर है स्किन लीजन। अब कैरेक्टरिस्टिक स्किन लीजन क्या है सोरियासिस का, जो स्केली प्लेक्स मिलते हैं रेज्ड अबव द स्किन, और ये सिल्वरी कलर के होते हैं। इसमें बाकायदा वो कहते हैं ना यूनानी में कि भूसी झड़ती है, सिल्वर कलर की इसमें स्केल्स बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक फीचर किसका, सोरियासिस का। तो स्किन लीजन में सोरियाटिक स्किन लीजन मिलेंगे। इंथेसाइटिस। इंथेसाइटिस कहते हैं जो टेंडन होता है, टेंडन उसके इन्फ्लामेशन को। टेंडन इन्फ्लामेशन को इंथेसाइटिस कहते हैं, और ये एक हॉलमार्क फीचर है सोरियाटिक आर्थराइटिस का। हॉलमार्क फीचर है सोरियाटिक आर्थराइटिस का। अब देखिए ये जो एकाइलिस टेंडन है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। बहुत सारे टेंडन है अलग अलग यहाँ जो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कॉमनली अगर कोई टेंडन सबसे कॉमन जो इन्वॉल्व होता है वो एकाइलिस टेंडन है। हील बोन क्या है, ये टैलस, टैलस से आके ये जुड़ता है काफ मसल को, यहाँ पे इसका इंसर्शन है टैलस में, है ना। ये एकाइलिस टेंडन, इसका जब इन्फ्लामेशन होता है, इसकी स्वेलिंग होती है, तो इसको हम कहते हैं इंफेसाइटिस। और बहुत सारे टेंडन से किसी भी टेंडन का अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, और ये स्पेसिफिक है, हॉलमार्क फीचर है सोरियाटिक आर्थराइटिस में। अदर टाइप की आर्थराइटिस में आमतौर से इंफेसाइटिस या टेंडन इन्फ्लामेशन नहीं मिलता है, सिर्फ आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ज्यादा कॉमन होते हैं। ऑकुलर चेंजेस में क्या क्या मिलेगा, आंख में यूजुअली, आंख में ना कंजंक्टिवाइटिस यानी रेड आईज मिलेंगी, और यूवीआईटिस भी मिल सकता है ना। ये सारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है किसके, सोरिएटिक आर्थराइटिस के। अब इसका जो डायग्नोसिस बनती है, इसकी जो डायग्नोसिस बनती है यूजुअली जो है क्लिनिकल ग्राउंड पे इसकी डायग्नोसिस बनती है मेनली। क्योंकि जो जो इसके अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं लाइक सीआरपी है, टीएसआर, जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं, बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट है जिनमें ये हो सकता है कि रेज्ड मिले, अदरवाइज जो ये निगेटिव आते हैं। और रूमेटाइड फैक्टर, जो रूमेटिक फैक्टर है वो भी निगेटिव आता है, एंटी सीसीपी है वो भी निगेटिव आता है। तो यूजुअली एक
इसका क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं कैस्पर क्राइटेरिया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर सोरियाटिक आर्थराइटिस डायग्नोसिस के लिए। तो सबसे पहले क्या है इसमें ना, अगर मोर देन 3 स्कोर आ रहा है, मोर देन 3 स्कोर आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि सोरियाटिक आर्थराइटिस है। कैसे? एविडेंस ऑफ सोरियासिस, हम ये देखते हैं कि सोरियासिस का एविडेंस है या नहीं। करंट सोरियासिस अगर है, पेशेंट को आर्थराइटिस के साथ सोरियासिस भी है, तो 2 पॉइंट हम देंगे ना। या पर्सनल हिस्ट्री है सोरियासिस की, यानी पहले उसको सोरियासिस हो चुकी है, तो 1। या फैमिली हिस्ट्री की है सोरियासिस, यानी फैमिली में किसी को सोरियासिस, तब भी 1 पॉइंट देंगे ना। नेल डिस्ट्राफी देंगे, उसमें पिटिंग है, ओनाइकोलाइसिस है, हाइपर केराटोसिस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नेल की डिस्ट्राफी है, नेल चेंजेस मिल रहे हैं, तो 1 पॉइंट वहां पे भी मिल जाएगा ना। और रिमेटाइड फैक्टर निगेटिव आता ही आता है इसमें, तो अगर निगेटिव आ गया दैट मीन्स कि 1 पॉइंट पॉजिटिव। डेक्टाइलाइटिस यानी सासेज फिंगर, सासेज से फिंगर ना। करंट स्वेलिंग ऑफ एंटायर डिजिट, अगर पूरी एक डिजिट पूरा स्वेल कर गई है, तो उसके लिए 1 पॉइंट। या पहले से ऑलरेडी हिस्ट्री है कि नहीं, पहले हो चुकी है डेक्टाइलाइटिस, हो चुकी है, फिंगर जो है पूरी स्वेल कर गई थी, धीरे धीरे जाके अब वो सही हो गई है, तब भी 1 पॉइंट दे देंगे। और दूसरे रेडियोलॉजिकल एविडेंस है जक्स्टा आर्टिकुलर न्यू बोन फार्मेशन का, यानी नई बोन अगर कहीं पे फार्मेशन हो रहा है। नई बोन यूजुअली अब एकदम नई बोन नहीं फार्मेशन होती, बल्कि जो एक्सरे में हम देखते हैं जहां से इरोजन हुआ होता है, वहीं से थोड़ा सा साइड से हटके एक नया, जैसे ऑस्टियोफाइट्स नहीं बनते हैं, उसी की तरीके का बोनी फार्मेशन दिखता है, तो उसको हम कहते हैं न्यू बोन फार्मेशन, है ना। तो 1 पॉइंट इसके लिए भी दे दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर मोर देन 3 स्कोर है, तो ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस है किसकी, सोरियाटिक आर्थराइटिस की। बाकी ज्यादातर जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो निगेटिव आते हैं, एक्सरे चेंजेस है वहां से हम देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, यानी ट्रीटमेंट के पार्ट पे आइए। पहली चीज तो सोरियासिस भी क्योर नहीं होती, जाहिर सी बात आर्थराइटिस कहाँ से क्योर होगी इसकी। तो इसका जो मैनेजमेंट है ना, सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक है। और सिम्टम्स को ही कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कॉमन है, और यही सबसे पहले जो है शुरुआत की जाती है इन्हीं से। अब मान लीजिए साइनोवाइटिस है, जॉइंट्स में साइनोवाइटिस है, बहुत ज्यादा टेंडर जॉइंट है, बहुत ज्यादा पेन है, तो साइनोवाइटिस को कम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन भी यूज किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी देते हैं। और साथ में कभी भी अगर इसमें जो बोन की डिफॉर्मिटी हो रही है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन है, तो कभी भी इसमें स्प्लिंट्स का यूज नहीं करते। स्प्लिंट्स का यूज इस वजह से नहीं करते कि हो सकता है कि बोनी एंकाइलोसिस हो जाए, बोनी डिफॉर्मिटी जो है वो वहीं से शुरुआत हो जाए। तो कभी भी स्प्लिंट्स का, स्प्लिंट कहते हैं वो जो जैसे हड्डी टूटती है तो वो एक नहीं लगा देते हैं, कैलिपर टाइप का वो भी आता है, स्प्लिंट्स है ना, टूटी हुई हड्डी, ब्रोकन बोन के लिए उसको एक जगह रखने के लिए लगाते हैं। तो कभी भी इसमें स्प्लिंट्स का यूज नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई, अब इसके बाद और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो एक जो हमने रूमेटाइड आर्थराइटिस में पढ़ा था, डीएमआरस, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये भी हम देंगे, इनको भी हम दे सकते हैं इसको। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इनिशियली किसको शुरू किया जाता है, methotrexate, मेथोट्रेक्सेट। दूसरा सल्फासाइलाजिन, मिनोसाइक्लिन। एक और ड्रग थी एचसीक्यू, है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस में नहीं यूज करते, स्पेशली कब, जब सोरियासिस का मैनिफेस्टेशन हो रहा हो, यानी स्किन मैनिफेस्टेशन अगर सोरियासिस का है, तो एचटीक्यू को कभी भी सोरियाटिक आर्थराइटिस में नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन मैनिफेस्टेशन उसको और फ्लेयर अप कर देता है और बढ़ा देता है। तो एचटीक्यू को यूजुअली जो है इसमें अवॉइड किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो है बायोलॉजिकल डीएमआर आती हैं, जैसे ट्यूमर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनिबिटर है, कैलिक्रिन है ना।
ये सारी हैं, इनको भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो है फोटोथेरेपी स्किन लीजन के लिए, क्योंकि सोरियासिस है तो फोटोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट है और सोरेलियन है ना, इसको यूज किया जाता है फॉर स्किन डिजीज। अगर स्किन डिजीज को मतलब कंट्रोल कर लिया जाए तो मे बी जो ये इन्फ्लामेशन है इसका, सोरियाटिक आर्थराइटिस का, उसको भी सबसाइड किया जा सकता है। तो ये सारे क्या है, इसके ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं। सेकेंड नंबर पे आता है गाउट। गाउट के बारे में बताइए, गाउट क्या होता है? से स्मॉल जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से हाँ, वीकली। ड्यू टू यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन इन स्मॉलर जॉइंट्स। अब यूजुअली जो गाउट है इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना। हालांकि इन्फ्लेमेशन तो होता है, बट गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और किस चीज का ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। गाउट इज प्राइमरली ए डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, है ना। क्योंकि प्यूरिन का जब डिग्रेडेशन होता है, प्यूरिन का जब डिग्रेडेशन होता है यानी प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ब्रेकडाउन के बाद, वो यूरिक एसिड ही बनता है ना। और गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यानी मोनोसोडियम यूरेट, इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ज्वाइंट स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो उससे गाउट शुरू होती है। ये डिजीज जो है प्राइमरली जो है, ये इट इज ए डिजीज ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, है ना। ज्वाइंट्स में, बोन्स में और सॉफ्ट टिश्यूज में क्या चीज मिलती है? मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं ये जमा होने लगते हैं, तो ये गाउट है। अब गाउट, जो गाउटी आर्थराइटिस है, इसका हॉलमार्क क्या है, पैथोग्नोमिक हॉलमार्क? यानी किससे इसको हम पहचान लेंगे फौरन? पैथोग्नोमिक हॉलमार्क का मतलब क्या है कि इसको कैसे पहचान मिलती है? तो प्रेजेंस ऑफ टोफाई, प्रेजेंस ऑफ टोफाई, ये इसका पैथोग्नोमिक हॉलमार्क है, किसका? गाउटी आर्थराइटिस का। और गाउट जो यूजुअली जो है, गाउट इज मोर कॉमन इन मेल्स, मोर कॉमन इन मेल्स। जो रेशियो है 10:1 का है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 10:1 का है, यानी 10 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल यूजुअली। अब गाउट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? गाउट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? यूजुअली देखिए, जो गाउट होता है ना, दो तरीके से हो सकता है। या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, या उसका एक्सक्रीशन कम हो जाए। ठीक, या डिक्रीज एक्सक्रीशन हो। और इसमें से भी मोस्ट कॉमनली जो है वो ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन ज्यादा है यूरिक एसिड का, मे भी किडनीज भी सही से फंक्शन कर रही हो, वो इतनी ही ज्यादा उसको एक्सक्रीट आउट करती रहे, लेकिन अगर एक्सक्रेशन का फंक्शन जो है ये अगर कम हो गया, यानी एक्सक्रेशन जितना होना चाहिए यूरिक एसिड का वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेन जो इसका रीजन है, कॉमन काज जो होता है वो हाइपर यूरेसीमिया का, वो डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन कम हो जाए। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, हो सकता है किडनीज उसी के हिसाब से एडजस्ट करके उसको एक्सक्रीट आउट करती रहे। लेकिन अगर किडनीज ने एक्सक्रीशन का काम कम कर दिया, तब मुश्किल हो जाएगी, तब मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है नॉर्मल प्रोडक्शन भी हो रहा हो यूरिक एसिड का, लेकिन किडनी फंक्शन जो है वो डिटोरिएट कर रहा है, वो कम हो रहा है, तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड जो है वो जमा होती रहेगी। और नॉर्मली हम हाइपर यूरेसीमिया कब कहते हैं? ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरम यूरिक मोर देन एसिड देखते हैं ना। 6.5। यूजुअली चलिए वो ठीक है, मोर देन 6.5। रफली अगर ले लें तो मोर देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा है, मोर देन 7, है ना, मोर देन 7 को याद रखिएगा।
अगर मोर देन 7 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है तो ये हो गया हाइपर यूरिसेमिया। लेकिन अब वही बात है ना, अगर हाइपर यूरिसेमिया है तो जरूरी नहीं है कि उसको गाउट हो। भाई अगर मान लीजिए हाइपर यूरिसेमिया क्या, यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन अगर मान लीजिए किडनीज भी अपना सही से काम कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं, तो मे भी उसको गाउट ना डेवलप हो, गाउट उसको ना डेवलप हो। और इसका जो पैथोग्नोमिक हॉलमार्क है वो क्या है, वो टोफाई है ना, टोफाई से बनता है। अब थोड़ा सर सा इसकी फीमेल्स में प्रेजेंटेशन। इसका वैल्यू डिफरेंट होगा ना? जी। सर फीमेल्स में इसका वैल्यू डिफरेंट होगा ना, ये जो यूरिन में हमें यूरिक एसिड मिलता है? वही 7 और 6.5 इतना ही वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यूजुअली अगर हम सबको रफली कहें तो 7 से ज्यादा है, चाहे मेल में चाहे फीमेल में, दैट इज हाइपर यूरेसीमिया या गाउट के लिए उसी को हम लोग एज ए रेफरेंस वैल्यू मान के चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हाइपर यूरेसीमिया डेवलप हो गया और आज ही गाउट हो जाएगा, नहीं। एसिम्टोमेटिक पीरियड होता है 15-20 साल 25 साल का, उसके बाद कहीं जाके गाउट का अटैक शुरू होता है, गाउट का अटैक शुरू होता है। अब इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। यूजुअली इसको भी 3 तरीके से इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है: एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस, रिकरेंट एंड क्रोनिक गाउट, एंड क्रोनिक टोफेशियस गाउट, है ना। एक्यूट गाउट में क्या हुआ, जो, अब जाहिर सी बात है एक्यूट है, तो एक्यूट अटैक पड़ेगा अचानक से ना। सिंगल डिस्टल जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है एक्यूट गाउट में, यूजुअली जो है सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। और इसमें भी आप बताइए सबसे कॉमन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व होता है एक्यूट गाउट में, मेटाटार्सोफैरिंजियल। है ना, जो ग्रेटर टू है, हमारे जो पैर का जो ग्रेटर टू है, फीट का ग्रेटर टू, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट। इसका इन्वॉल्वमेंट सबसे कॉमन है एक्यूट गाउट में यूजुअली, है ना। तो ग्रेटर टू सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, सिंगल जॉइंट का मैनिफेस्टेशन होता है, और फर्स्ट मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट यानी ग्रेटर टू। अब जब इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब नतीजा क्या होगा, वो जो एरिया होगा पूरा जॉइंट का, वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा, बहुत ज्यादा रेडनेस होगी, और मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। मूवमेंट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, पोडाइग्रा कहते हैं। ग्रेटर टू में जब इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से आपको मिले, दिस इज कॉल्ड एज पोडाइग्रा, है ना। एक्यूट गाउट में पोडाइग्रा जो है ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है एक्यूट गाउट की। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेटर टू में ही पाया जाएगा, लेकिन यूजुअली जो है यहीं से प्रेजेंटेशन होता है, यहीं से स्टार्ट होता है एक्यूट गाउट का अटैक। लेकिन कुछ और जगहों पे भी मिल सकता है, एंकल से शुरू हो सकता है, मिड फुट से, या जो स्मॉल जॉइंट्स है हैंड रिस्ट, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। जालिनूस ने या राजी ने, किसने कहा था कि निकरस गाय जो है वो कलाई की हड्डी से भी शुरू हो सकता है ना। तो कभी कभी रिस्ट से भी इसका शुरुआत हो सकती है गाउट की। इसके अलावा जो स्पाइंस होती हैं रेयरली इन्वॉल्व होती हैं, स्पाइंस जो इसमें रेयरली इन्वॉल्व होती है, ये एक्यूट गाउट है। सेकेंड है रिकरेंट एंड क्रोनिक गाउट। अब रिकरेंट क्या है, मतलब एक एक्यूट अटैक हो गया, उसके बाद अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर फिर से दूसरा अटैक आता है, एक्यूट गाउट के बाद एक अटैक आया एक्यूट गाउट का, सबसाइड कर गया, और विद इन 1 ईयर सेकेंड अटैक अगर आता है, सेकेंड अटैक, तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट गाउट। अब वो रिकरेंट गाउट हो गया, है ना। और धीरे धीरे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करने लगती है, और जब इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी, बार बार जब किसी को बार बार गाउट होता रहेगा, तो एक वक्त आएगा जब वो क्रोनिसिटी में चेंज हो जाएगा, यानी अब वो क्रोनिक होने लगेगा। और जब क्रोनिक हो जाता है, जब ये गाउट के अटैक जो क्रोनिक हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रोनिक टोफेशियस गाउट, क्रोनिक टोफेशियस गाउट। अब यहाँ पे जो हॉलमार्क फीचर वही जो मैंने बताया था, पैथोग्नोमिक फीचर क्या है गाउट के, प्रेजेंस ऑफ टोफाई, ना। तो यही क्रोनिक टोफेशियस गाउट में यही चीज है कि अब जो है
टोफाई प्रेजेंट होने, यानी जो यूरिक एसिड है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं यानी मोनोसोडियम यूरेट, अब वो जो कनेक्टिव टिश्यूज है या जो ज्वाइंट स्पेस है, वहां पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। हर अटैक पे, हर एक्यूट अटैक पे वहां पे आके डिपॉजिट होता चला जा रहा है। तो एक वक्त आता है कि वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं। जब ये कैल्सिफाइड हो जाएंगे तो अब इनमें पेन नहीं रहता यूजुअली, जो है ये अब इनका जो टेंडरनेस होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये एक पेनलेस नोड्यूल की शक्ल में ये बचता है, और इसी को हम कहते हैं टोफाई, है ना। और ये कहीं पे भी होता है, जहां जहां भी मान लीजिए इसका इन्फ्लामेशन होगा, कंटिन्यूअस रिपीटेड इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार बार रिकरेंट अटैक पड़ रहा है, तो वहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्युमुलेट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, और बाद में जो है वो एक स्टेनलेस नोड्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं टोपाई। ये एक हॉलमार्क फीचर है किसका, गाउट का। और मान लीजिए इसमें कोई बड़ा टोपाई है, तो हो सकता है वक्त के साथ, अब बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो उसमें अल्सरेशन हो जाए, उसमें अल्सरेशन हो सकता है। तो अल्सरेशन होगा तो वहां से डिस्चार्ज होगा। तो ये इस तरीके से इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। गाउट का, गाउट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं ना, बस इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यूजुअली जो है वो ग्रेटर टू से होती है, जिसको हम पोडाइग्रा कहते हैं। बाद में जो इसका हॉलमार्क फीचर है वो प्रेजेंस ऑफ टोफाई है। अब देखिए ये चीज है, ये इसका जो ज्वाइंट स्पेस था वहां का, जब साइनोवियल फ्लूइड लेके अंडर द माइक्रोस्कोप देखा गया डायग्नोसिस के लिए, किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, तो वहां पे कुछ ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल दिख रहे हैं नीडल शेप, ये इसका जो है एक तरीके से बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है गाउट में। जो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ना नीडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, नीडल शेप के वो क्रिस्टल्स होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जब इनको देखा जाता है ड्यूरिंग अटैक्स। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं ना, ब्लू कलर का इसमें ये जो दिख रहे हैं सब ब्लू कलर वाले, सबके सभी क्या नीडल शेप के हैं, ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं ना। अब मान लीजिए साइनोवियल फ्लूइड को और एनालिसिस किया जा रहा है, उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो क्या क्या हमें मिल सकता है साइनोवियल फ्लूइड में। तो यूजुअली साइनोवियल फ्लूइड में ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है। क्या मिला, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस में मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बहुत ज्यादा रेज होता है। नॉर्मली जो है इसमें जो ऑन एवरेज जो है वो 15,000 से 20,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर मिलते हैं आपको। ल्यूकोस, और प्रीडोमिनेंटली ये कौन से होते हैं, क्योंकि एक्यूट अटैक होते हैं तो पॉलीमार्स यानी न्यूट्रोफिल मिलते हैं, ये तो है ना। पॉलीमार्स जो है इसमें ज्यादा होते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है साइनोवियल फ्लूइड के एग्जामिनेशन में, और अंडर द माइक्रोस्कोप जो शेप निकल के आती है इसकी, वो नीडल शेप निकल के आती है। कैसी निकलती है, नीडल शेप की निकलती है ना। इसके अलावा ईएसआर कराएंगे, ईएसआर रेज्ड होगा, है ना, ब्लड पिक्चर में। सर क्रिस्टल्स का शेप नीडल शेप होता होगा ना। हाँ क्रिस्टल का, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो नीडल, ईएसआर जो है वो रेज्ड मिलेगा, और साथ में हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, और कुछ केसेस में, एक्यूट केसेस में सीआरपी जो यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी रेज्ड मिलती है। ये भी क्या मिलेगी, रेज्ड मिलेगी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज लिख लीजिएगा कहीं पे, एक ड्रग है जैसे एटीटी में हम लोग बहुत सारी ड्रग्स चलाते हैं ना, तो एक ड्रग की बात मैंने बताई थी जो किसको इनिबिट कर रही थी जब विटामिन हम पढ़ रहे थे, आइसोनियाजिड, विटामिन सी, ना, B6 को। B6 को ये इनिबिट कर रही थी, है ना, आईएनएच, आइसोनियाजिड। तो दूसरी ड्रग एक एटीटी के जिसको नाम है पायराजिनामाइड, है ना, पायरिजिनामाइड। ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को ये स्लो कर देती है, कम कर देती है।
पायरिजिनामाइड जो है ये यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को ये स्लो कर देती है। और बहुत सी ड्रग्स हैं, साइक्लोस्पोरिन है, सैलिसाइलेट, इथाम्ब्यूटल, ये भी कम करती हैं, लेकिन मेनली जो पायरिजिनामाइड करती है ना, पायरिजिनामाइड ये यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को कम कर देती है। नाउ अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर पायरिजिनामाइड की वजह से फिर एलएफटी डिरेंज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल डिरेंज होता है उसमें, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है तो ये। इसीलिए एटीटी के साथ लिवर को कॉम्पेंसेट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देते हैं, और जब भी एटीटी हम शुरू करते हैं आफ्टर 15 डेज एलएफटी कराना मैंडेटरी होता है, क्योंकि पायरिजिनामाइड जो है वो शुरू के 2 महीने में एक्सटेंसिव थेरेपी में ही देते हैं उसको ना, एक्सटेंसिव फेज में। कंटिन्यूएशन फेज में तो फिर बस दो ही रहती हैं, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। तो अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एलोप्यूरिनाल का नाम सुना है? एलोप्यूरिनाल। एलोप्यूरिनाल ना, ये इसका एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस है, एलोप्यूरिनाल। ये क्या करता है? ये जो है ना ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को ये इनिबिट करता है, एंजाइम है। एलोप्यूरिनाल क्या है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। ये जब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनिबिट करेगा, तो जो हाइपोज़ैंथीन है या ज़ैंथीन है, इन हाइपोज़ैंथीन या ज़ैंथीन का कन्वर्जन किस में होता है? यूरिक एसिड में। तो ये उसके कन्वर्जन को ये कम कर देते हैं। डोज यूजुअली जो इसकी 100 टू 300 मिलीग्राम डेली है। डेली बेसिस पे 100 टू 300 मिलीग्राम डेली देते हैं ना। लेकिन इसका एक वो भी परेशानी ये है एलोप्यूरिनाल के साथ, कि ये जो है एक्यूट अटैक्स को ये और प्रेसिपिटेट करता है। कभी कभी ये एक्यूट अटैक्स लेके आता है एलोप्यूरिनाल। तो इससे अच्छी ड्रग जो आती है वो फेबुक्सिस्टेट, आजकल सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल होती है ना, फेबुक्सिस्टेट ये नई ड्रग है, और ये ना उससे सेफ है, एलोप्यूरिनाल से ये सेफ है। और मेनली जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है, जबकि एलोप्यूरिनाल का मेटाबॉलिज्म कहाँ से हो रहा था? किडनी से हो रहा था। तो इसलिए इसका एक फायदा ये भी हो जाता है फेगुप्सोस्टेट का, कि अगर मान लीजिए किसी का किडनी फंक्शन डिरेंज है, तब भी हम फेगुप्सोस्टेट यूजुअली जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोप्यूरिनाल को हम नहीं यूज कर सकते। रीनल इम्पेयरमेंट अगर है तो फेगुप्सोस्टेट जो है इसको इजिली यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है, ये सेफ है, ओरली इसको हम देते हैं। और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना ही करना है। एक्यूट केसेस अगर मान लीजिए आ रहे हैं, ये तो स्पेसिफिक ड्रग हो गई। एक्यूट केस है तो ओरली हम क्या देते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है ना, इंडोमेथासिन है, डाइक्लोफेनाक है, नेप्रोक्सेन है। ये सारे देते हैं किसके लिए? फॉर पेन रिलीफ, पेन को रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा एक्यूट अटैक्स में एक और ड्रग ओरली देते हैं, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन इसको भी दिया जाता है, जो एक ब्रांड नेम है, बहुत कॉमन ब्रांड नेम है, जीरोडाल सीआर के नाम से ना। तो उसमें कोल्चिसिन भी ऐड करके देते हैं विद कंट्रोल रिलीज ना। तो यूजुअली वो गाउट में प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा स्ट्राइड्स भी देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और पेन की रिलीफ के लिए स्ट्राइड्स भी दी जा सकती है ना। और ये क्रोनिक केसेस में जब एक बार गाउट स्टेब्लिश हो चुका है, तो एलोपेरिनाल या फेदुक्सोस्टेट जो है ये एज ए ड्रग ऑफ चॉइस इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज और है। अगर मान लीजिए किसी को एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया हो गया, एसिम्प्टोमेटिक केस है, हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है उसको, तो कब इसको ट्रीट करेंगे? इसका इंडिकेशन क्या है कि इसको कब ट्रीट करना है हमें? तो इसको यूजुअली ट्रीट नहीं किया जाता है जब तक कि जो
यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, यानी बहुत ज्यादा हाई का मतलब मोर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर है, इससे ज्यादा हो रहा है हाइपर यूरिसीमिया, तब ट्रीट करने की कोशिश। अदरवाइज जो है अगर 7 8 है और कोई उसको फीचर्स नहीं है, गाउट का कोई फीचर नहीं है, तो हम ट्रीट नहीं करते हैं एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया को, बस अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। या फिर दूसरी चीज ये भी है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री हो। एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया तो है, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तब हम ट्रीट करेंगे, या नेफ्रोलिथियसिस हो रही है उसको या फैमिली में, यानी किडनी स्टोन्स अगर बन रहे हैं, तब जाके हम ट्रीट करते हैं। अदरवाइज जो है अप टू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा जाता है, एसिम्टोमेटिक मान के उसको कोई ट्रीटमेंट हम नहीं देते हैं। और साथ में स्पेसिफिक इनकी एक्सरसाइज आती है, वो कराते रहते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। ठीक है, आर्थराइटिस से रिलेटेड जो बस यही 4 चीजें हमें पढ़नी थी, गाउट, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब एक स्पेसिफिक चीज है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, याद अगर है तो बहुत अच्छी चीज है, और नहीं याद है तो फिर क्या कह सकते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होता है हर डिजीज का ना, जो जहां से जिनकी शुरुआत होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें पता है पहले लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर स्मॉलर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिमेटाइड आर्थराइटिस है, तो रिमेटाइड आर्थराइटिस की स्पेसिफिक फीचर क्या है कि कभी भी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। अब सोरियाटिक आर्थराइटिस का क्या है, सोरियाटिक आर्थराइटिस में यह है कि इसमें तमाम जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टीआईपी ना, डीआईपी, रिस्ट, जितने भी हैं, या मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स, तमाम जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर देखने को मिल रहा है तो ये सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकती है ना, सोरियाटिक आर्थराइटिस। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होगा, आपको ये तीनों चीजें मिल सकती हैं, टीआईपी भी मिल जाएगी, रिस्ट जॉइंट भी मिल सकता है, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो, लेकिन डीआईपी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस में, आरए में, है ना। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकती है, डीआईपी भी इन्वॉल्व हो सकती है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स जो है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एमसीपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता है। साथ में एक चीज और मैंने बताई थी, मेटाकार्पो, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ना, सिर्फ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज जो है जितने भी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसमें, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक छोटी सी चीज और है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो उसको भी सुना दें, 2 3 लाइन की चीज है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं क्या होता है, ये कैसे होता है। उसका नाम है चारकोट्स जॉइंट, है ना। चारकोट्स जॉइंट, या इसी को हम कहते हैं न्यूरोपैथिक जॉइंट डिजीज। अब ये एक डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस है, धीरे धीरे क्या करती है, जॉइंट को तो डिस्ट्रक्शन होता है, ये जॉइंट में डिस्ट्रक्शन होता ही होता है, इसकी जो स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, जो पहचान है, वो ये है कि जो पेन सेंसेशन है वो खत्म हो जाता है अफेक्टेड जॉइंट पे, पेन सेंसेशन खत्म, यानी लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। और प्रोप्रियोसेप्शन यानी टच, जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, वो भी खत्म हो जाता है। ये इसकी बहुत पैथोग्नोमिक फीचर है ना। दूसरी चीज ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट, जिस ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है वो कम होते होते एक वक्त आता है कि मूवमेंट एकदम खत्म हो, यानी मूवमेंट्स जो है वो प्रोग्रेसिवली वो डिक्रीज करते चले जाते हैं ना। अब मान लीजिए अगर प्रोप्रियोसेप्शन, ये जो चीज है बहुत स्पेसिफिक चीज है, अगर इसका लॉस हो गया, यानी प्रोप्रियोसेप्शन अगर लॉस हो गया इसका, यानी अब वो टच 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा,
कहीं पे अगर हो सकता है उसको ट्रामा हो रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है, उसे चोट लग रही पता नहीं, एक तो पेन सेंसेशन खत्म है, दूसरे कोई चीज प्रिक कर रही है उसे पता ही नहीं चल रहा है, तो कंटिन्यूअसली उसे बार बार जो है ट्रामा होता रहता है। और ये चीज अक्सर आपने देखी होगी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें अगर कहीं पे ट्रामा, अगर उन्हें चोट भी लगती है तो उन्हें पेन नहीं होता, यूजुअली जो पेनलेस होते हैं ना। तो चारकोट जॉइंट्स का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो डायबिटीज मेलाइटस ही है, मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा और दूसरे काजेज हैं लाइक टेबस डार्सोलिस, टेब्स डार्सोलिस या मेनिंगो माइलोसील है, सिरिंगो माइलिया अमाइलोइडोसिस और लेप्रोसी, इसमें भी चारकोट जॉइंट मिलते हैं ना। लेकिन इसका मोस्ट कॉमन काज जो है वो डायबिटीज मेलाइटस है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर